नमस्कार दोस्तों। देश के कई राज्यों के किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, अब कुछ दूसरे राज्य भी इसमें जुड़ चुके हैं। लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सरकार उन कानूनों को वापस ले जिसे किसान नेता काले कानून कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर इन कानूनों की वापसी के लिए किसान 73 दिनों से आंदोलनरत हैं, धरने पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मोर्चाबंदी करके बैठे हैं। लेकिन कल संसद में, राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जो चर्चा हो रही थी, उसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक सवाल पूछा विपक्ष के नेताओं से कि हर शख्स कहता है, किसान नेता कहते हैं ये एक काला कानून है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें काला क्या है। आप काला बताएं तो मैं दूर करने की कोशिश करूं। तो एक तरफ किसान नेता है, विपक्ष है, और वो तमाम लोग जो इन कृषि कानूनों को काला कानून कहकर इन कानूनों की वापसी की मुहिम चला रहे हैं। दूसरी तरफ कल सरकार ने 73 दिनों बाद पूछ दिया, बताओ इसमें काला क्या है। तो आज हमारे साथ हैं कृषि मामलों के विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा। उनसे हम समझेंगे कि इन कानूनों में काला क्या है, और ये जो 3 कानून है जिसमें एक संशोधन है, उसमें क्या क्या ऐसा है जिससे किसानों को ऐतराज है, और क्या क्या ऐसा है जो किसानों के लिए, किसानों के हित में नहीं है, और जिससे किसान को 100 तरह की आशंकाएं हैं और जिसकी वजह से आंदोलन है। उससे पहले मैं बता दूं, आज के अखबारों में, चूंकि ये सवाल सरकार ने पूछा और इसका जवाब कृषि मामलों के विशेषज्ञ ही दे सकते हैं या किसान नेता दे सकते हैं, ये अखबारों की यही हेडलाइन है। सरकार ने विपक्ष से पूछा, कानूनों में आखिर क्या है काला। ये मैं जानबूझ के देवेंद्र जी दिखा रहा हूं ताकि ये सवाल 72 दिन बाद अब सरकार ऐसे पूछ रही है तो लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई नहीं बता पाया कानूनों में काला क्या। ये हमारे उजाला की हेडलाइन है। वैसे ही दैनिक जागरण ने छापा है, विपक्षी दल बताए नए कृषि कानूनों में आखिर क्या है काला, और हर अखबार में ऐसे छपा है। तो हमारे साथ है कृषि मामलों के विशेषज्ञ, दुनिया भर में उनके लेख छपते हैं, टेलीविजन चैनल पर, यूट्यूब पर लगातार आप देवेंद्र शर्मा को देखते रहते होंगे। आज मैंने देर से बुलाया है, कई बार हमारा संयोग नहीं बन पाया, लेकिन आज हमारे साथ हैं। और देवेंद्र जी के सामने पहले मैं बोलता हूं कि हम लोग कृषि के मामलों में कम जानकार हैं देवेंद्र जी, इसलिए आपके जरिए थोड़ा मैं भी समझूंगा, थोड़े दर्शक भी समझे। शुरुआत यहीं से करते हैं देवेंद्र जी, कि अगर सरकार कहती है कि इन कानूनों में काला क्या है, तो मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि वो काला पक्ष क्या है जिससे किसान डरे हुए हैं और जिसकी वजह से किसान 73 दिनों से आंदोलन कर। मैं ये तो नहीं जानता कि इसमें काला क्या है, क्योंकि किसानों ने जो कहा होगा, जो वो डिमांड कर रहे हैं, और जो मुझे लगता है कि 11 के राउंड जो डिस्कशन हुए हैं, मेरा तो जानना ये है कि शायद सरकार को उन्होंने पॉइंट बताया है कि इसमें क्या कमियां हैं और उसको क्यों वो काला कहते हैं, और वो जो अमेंडमेंट सरकार ने एग्री किए हैं कि वो करने को तैयार है, तो एक इंडिकेशन है कि वो लॉज जो हैं जिस तरीके से होने चाहिए थे, या वो जो एक्ट लॉज देश के लिए, उसमें कुछ कमियां हैं, तो वो तो खैर सरकार ने नेगोशिएशंस में वो जाना होगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगता है किसान बता रहे हैं, अजीत जी, अगर मैं थोड़ा सा उसका संदर्भ लेके आपको अमेरिका की एक बात स्पष्ट करूं, तो आपको समझ आ जाएगा कि इस क्राइसिस में किसान क्यों देख रहे हैं कि ये जो लॉज हैं ये उनको मदद नहीं करेंगे आने वाले दिनों में, या उससे और भी एक्सप्लॉयटेशन जो है किसानों का बढ़ेगा। 1979 में, यानी 1979 में, एक अमेरिका ने एक बहुत बड़ा एक आंदोलन देखा था, जब हजारों ट्रैक्टर जो है या सैकड़ों ट्रैक्टर जो है वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने एंटर किया, और वो कई दिन वॉशिंगटन में वो रहे थे, प्रोटेस्टर्स जो थे। और शुरुआत में लोगों ने बड़ी आपत्ति जताई कि ये क्यों आगे हैं गांव के लोग, और क्यों किसान लोग शहर में आगे हैं, जैसा कि अक्सर होता ही है। और वो प्रोटेस्ट चल रहे थे एक तरफ, और एक तरफ लोगों की प्रतिक्रिया जो थी जो उसके अनुकूल नहीं थी। लेकिन हुआ क्या कि बर्फ पड़ गई, और बर्फ बहुत पड़ी उसमें, फरवरी का टाइम था। बर्फ बहुत पड़ने से ये हुआ कि वो वॉशिंगटन डीसी एक हॉट
जिसको कहते हैं वो उस पर लाइफ जो है वो हॉल्ट पे आ गई, क्योंकि रास्ते जो है ब्लॉक हो गए, कारें जो है बर्फ में दबी हुई थी, ये सब बातें जो होती हैं जब बहुत बर्फ पड़े। तो उस समय किसानों ने अपने ट्रैक्टर्स का उपयोग करके जो सड़कों को सफाई की, या जो रास्ते खोले, कारों को ठीक किया, लोगों को जो सहूलत हुई या सहायता की, उससे एक माहौल बन गया। और वही जो लोग उसको ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि किसान क्यों आगे हैं, वो उनके सपोर्ट में खड़े हो गए। यानी कहने का मतलब है कि एक तरह की जो भागीदारी थी वो हमें वहां नजर आई। लेकिन उस मूवमेंट की मैंने क्यों आपसे जिक्र किया, क्योंकि उस मूवमेंट में किसान एक्चुअली, जो अमेरिका में जब मार्केट रिफॉर्म्स लाए गए थे 1970 की शुरुआत से, जो जब रिचर्ड निक्सन साहब राष्ट्रपति थे अमेरिका के थे, तो उनके एग्रीकल्चर सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि गेट बिग और गेट आउट। यही जो रिफॉर्म्स भारत में लाए गए हैं, उस समय उन्होंने कहा था गेट बिग और गेट आउट। और उसके ये ऑपोजिशन में, या उसको बताने के लिए कि भाई ये लॉज हमारे लिए ठीक नहीं है, किसानों ने वहां पर प्रदर्शन किया था। लेकिन हुआ ये कि सरकार ने अपने ही जो प्रोग्राम पे है वो उस गति पे रहे। और आज देखिए क्राइसिस इतना सीवियर है अमेरिकन फार्मर्स के ऊपर, कि आज अमेरिकन फार्मर्स के ऊपर $425 बिलियन का कर्जा खड़ा है। जबकि पॉपुलेशन सिर्फ 1.5% है किसानों की अमेरिका में, लेकिन उनके ऊपर $425 बिलियन का कर्जा खड़ा है। जो वहां आत्महत्याओं का दौर चल रहा है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो आत्महत्याएं हैं वो 45% ज्यादा हैं शहरी क्षेत्रों से। ये अमेरिका का चित्रण है, जहां की हम जानते हैं हर 5 साल में एक फार्म बिल पेश किया जाता है, जिसके तहत अगले 5 साल के लिए प्रोविजन बनाया जाता है कि कितना सब्सिडीज और कितना इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में होगी। और ये भी हम जानते हैं कि 2018 में जो लास्ट फार्म बिल अमेरिका में पेश हुआ था, उसमें अगले 10 साल के लिए $870 बिलियन के करीब जो है एग्रीकल्चर की सब्सिडी या एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग क्षेत्रों में उसका प्रावधान किया गया है। और उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि आज $425 बिलियन का कर्जा जो है किसानों के सिर पर खड़ा है। कहने का मतलब ये है कि ये रिफॉर्म्स जो थे, ये अमेरिका में जहां पर कि हम जानते हैं कि जो हम जहां पर ये पहले लाए गए थे, जिस मॉडल को हम भारत में फॉलो कर रहे हैं, वो जो रिफॉर्म से वो किसानों की जो इनकम बढ़नी थी, वो किसानों की इनकम वहां नहीं बढ़ा पाए। और इसलिए हम देखते हैं कि वहां पर सब्सिडीज के ऊपर फार्मिंग जो है वो टिकी हुई है आज। और सिर्फ ये अमेरिका में नहीं, अमेरिका, यूरोप या अमीर देश जो हैं, उनमें जो हम कहते हैं कि मार्केट्स जो हैं वो किसानों की इनकम बढ़ाई है, ऐसा नहीं है। वो मार्केट्स ने नहीं, वो बेसिकली जो सब्सिडी सपोर्ट मिली है उसके करके आपको जो मार्केट एफिशिएंसी या मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस है वो वहां की दिखाई देती है। अगर आप सबको देते हैं तो जो सो कॉल्ड कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी क्लैप्स कर जाती है। मैं इसका एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि 2007 में इंडिया में एक स्टडी आई थी अनटैड इंडिया की। उसने कहा था कि जो ग्रीन बॉक्स हैं WTO में, जिसको हम नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज मानते हैं, जो आप जानते हैं कि हर WTO मिनिस्ट्रियल से पहले एक बहुत बड़ा हंगामा दुनिया ने देखा है, हर बार होता है कि अमीर देशों की जो सब्सिडीज है उसको विड्रॉ किया जाए। अगर उनको कर लेते हैं उन सब्सिडीज को, तो अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन के जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं वो भी 40% गिर जाते हैं। इसका मतलब साफ, सो कॉल्ड एफिशिएंसी की हम या की बात करते हैं, वो एक्चुअली सब्सिडीज के ऊपर टिकी हुई है। तो वही मॉडल हम भारत में ला रहे हैं, और वही मॉडल जो है किसान समझते हैं कि वो उनके हित में नहीं है, और वो उनको खेती होना पड़ेगा अधिकतर लोगों को, क्योंकि भारत में छोटे किसान हैं। और दूसरा जो उनकी इनकम है वो जो बढ़ने का तो सवाल नहीं है, क्योंकि दुनिया में हमने देखा कि इनकी बढ़ पाई है रिफॉर्म से। तो उनको लगता है कि उनके लाइवलीहुड पे खतरा है, उनकी जमीन पे खतरा है। और ये सब जो हम बातें किसानों से सुनते हैं, वो उनके जो विचार हैं, मुझे लगता है कि उनको टाइम आ गया कि हम सुने, उनकी पीड़ा को समझें कि क्या कारण है कि भारत इतने दिनों से सड़कों पर बैठे हुए हैं। अच्छा, अब ये बताइए, आपने अमेरिका, यूरोप का जिक्र किया, और मैंने ऐसे आर्टिकल्स आपके पढ़े भी, ट्रिब्यून में भी लिखा और भी जगह। और ये सही है, सब्सिडी बहुत बड़े मात्रा में दी जाती है, और उसके बाद अमेरिका में ये हाल है इसी तरह के रिफॉर्म का। अब हम जरा भारत के संदर्भ में अगर देखें, तो भारतीय किसानों की जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, पंजाब हरियाणा के किसानों से शुरू होकर अब यूपी और बाकी राज्यों में जा रहा है, उन 3 कानूनों के कुछ पॉइंट्स बताएं देवेंद्र शर्मा जी, कि उन कानूनों से नुकसान क्या है भारतीय किसानों के संदर्भ में अगर हम देखें तो। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जहां से हम ये मॉडल लेके आते हैं, वहां पर वो मॉडल कैसे परफॉर्म किए।
ये हमें जानना बहुत जरूरी है। जब भी मैं ये बात करता हूं कि अमेरिका और यूरोप में वो रिफॉर्म्स फेल हो गए तो मुझे ये बताया जाता है या पूछा जाता है ट्विटर पर भी कि साहब आप उनकी पॉपुलेशन देखिए, हमारी पॉपुलेशन देखिए, ये सब लैंड बातें पॉपुलेशन रेशियो भी फर्क है। हाँ जी। और ये भी कहा जाता है आप उनके इकोनॉमिक हालात देखिए, हमारे इकोनॉमिक हालात देखिए। लेकिन जब हम रिफॉर्म्स लेके आते हैं वहां से, तब तो नहीं हमने कभी ये सवाल पूछे कि जो हाँ रिफॉर्म्स बड़ी लैंड होल्डिंग यानी 440 एकड़ होल्डिंग में फेल हो गए अमेरिका में, वो रिफॉर्म्स हाँ भारत किसान, जो कि आप जानते हैं कि 86% किसान भारत में है, उनके पास 5 एकड़ से लैंड होल्डिंग कम है। तो जो बड़े लैंड होल्डिंग में फेल हो गए, वो छोटी लैंड होल्डिंग में कैसे काम करेंगे, ये तो कभी किसी ने पूछा नहीं। हमने तो यही हाँ मान के मार्केट्स, जैसे हम मानते हैं कि वो सर्वोप्रिय है और मार्केट्स डिसाइड करेंगे कि भाई सप्लाई डिमांड डिसाइड करेगा कि इनकम क्या होनी चाहिए किसानों को, और हम इसमें विश्वास हाँ करते हैं। हाँ हाँ लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले ये भी तो हमें जानना चाहिए था, अगर हम कहते हैं कि भारत के संदर्भ में वो कैसा परफॉर्म करेगा। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि हम भारत के जो किसान जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, देखिए 3 लॉज हम लेके आए हैं, सरकार 3 लॉज लेके आई है। उसमें पहला लॉ बेसिकली एपीएमसी बाईपास, जिसको सिविल सोसाइटी ने एक नाम दिया है, इतना लंबा नाम है उस एक्ट का। प्राइमरीली क्या है कि उसने कहा कि एपीएमसी की जो मंडियां हैं, अब ये भी जानना जरूरी है कि एपीएमसी के मंडियों का गठन भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर हुआ था, जबकि मुझे लगता है के जो नीति निर्धारक थे उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया था, एंड आई थिंक आई एडमायर देम फॉर दैट। उन्होंने एक तो मंडियों को रेगुलेट किया, क्योंकि ट्रेड को रेगुलेट करना बहुत जरूरी था, और दूसरा उन्होंने एमएसपी का प्रावधान लाए उसमें गेहूं और धान के लिए, क्योंकि उनको यह था कि जब भी हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्ट अगर सरप्लस होगा प्रोडक्शन, तो आप जानते हैं प्राइसेस क्रैश करते हैं, और उस समय अगर किसी प्राइसेस गिरते हैं हरित क्रांति आने के बाद, तो उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं होगा कि वो अगले साल उसी फसल को लगाए। और इसलिए उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रावधान किया कि अगर मार्केट अच्छा प्राइस देती है तो ठीक है, अगर मार्केट नहीं दे पाती है तो एफसीआई एंटर करेगा, और जितना भी सरकार लेके, जितना भी किसान लेके आए वो सरकार उसको मॉप अप कर देगी बाय वे ऑफ एफसीआई, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा सारे देश में जहां पर वो डेफिसिट एरियाज हैं। ये बहुत, और उसी के करके पंजाब हरियाणा में एक मंडीज का नेटवर्क क्रिएट किया गया, जिसको हम एपीएमसी मंडी, रेगुलेटेड मार्केट्स कहते हैं। अब ये मंडियां, अगर आपने ये लॉज लेके आए हैं कि भाई मंडी के अंदर जो खरीद होगी उसमें तो वो जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसमें टैक्स की बात मैक्सिमम है, या जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब पंजाब में मंडियों में जब खरीदा जाता है, तो जब ट्रेड एंटर करती है तो उसको 6% टैक्स या सेस देना पड़ता है। अब बाहर मंडी जब आप खरीदेंगे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो उससे क्या होगा कि आस्ते आस्ते जो ट्रेडर्स हैं, या आस्ते आस्ते जो बिजनेस एक्टिविटी है, वो मंडी से हटकर बाहर आएगी। क्यों किसान जो है या जो ट्रेडर्स है वो किसानों को या खरीद करने के लिए जब मंडी में एंटर करेंगे तो उनको इतना टैक्स देना पड़ेगा। अक्सर ये आंका गया है कि गेहूं का अगर हम देख लें आजकल की जो कीमत है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसके ऊपर पंजाब में 164 रुपए प्रति क्विंटल का टैक्स देना पड़ता है ट्रेडर्स को मंडी में। अगर ये बाहर नहीं देना तो ऑब्वियसली जो ट्रेड है वो बाहर जाएगी, बाहर से खरीदेगी, और जब बाहर से खरीदेगी तो मंडी है वो आस्ते आस्ते रिडंडेंट होती जाएंगी। ये किसानों का डर है जो कि बहुत क्लियर है, और ये भी इसके दिखना भी शुरू हो गया, क्योंकि कॉटन के जो ट्रेड वो कह रहे हैं कि हम मंडी के अंदर नहीं खरीदेंगे अगर हमें सरकार टैक्स में रिबेट नहीं देती है। इस तरीके से हमने देखा है कि जो बासमती के एक्सपोर्टर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने भी कह दिया कि हम मंडी से नहीं खरीदेंगे, तो वहां पर भी सरकार कॉम्प्रोमाइज करने में लगी हुई है। कहने का मतलब है कि किसानों का जो डर है कि मंडियां आस्ते आस्ते खत्म हो जाएंगी, एक तो उनका ये डर है। दूसरा उनका डर है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगा। ये देखिए बहुत स्पष्ट है, इतने सालों से हम देख रहे हैं कि एक डिस्कशन चल रही है भारत में कि मंडियां, एपीएमसी की मंडियां और जो एमएसपी का दाम जो है, ये बेसिकली रास्ते में आ रहा है फार्मर्स की प्राइस डिस्कवरी, यानी किसानों को अच्छा दाम मिलने के रास्ते में ये आ रहा है जो मंडी सिस्टम, जो रेगुलेटेड मंडी का सिस्टम है, और जो साथ में मैंने कहा आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो किसान जानते हैं कि कितनी कमेटीज ने ये रिपोर्ट दी है कि एमएसपी को हटाया जाए, ये बातें बहुत होती हैं, और वो समझते हैं कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। क्योंकि देखिए पंजाब में आज 56,000 करोड़ रुपए तकरीबन हर साल बाय वे ऑफ एमएसपी आता है बीट और पैडी पे, और किसान जानते हैं कि पीछे सरकार हट जाएगी तो उनको कितना नुकसान होगा, उनके लाइवलीहुड को कितना नुकसान होगा। तो ये कारण है कि पंजाब का जो किसान है या हरियाणा का जो किसान है, क्योंकि मंडी नेटवर्क दोनों स्टेट्स में ही बहुत रोबस्ट है, तो उसको ये लगता है कि ये सिस्टम जो है ये हटा दिया जाएगा, ये हट जाएगा और मार्केट के हवाले जाएंगे। और दूसरी बात है कंट्रोल
किसान वाकई ही व्यतीत हैं और वो जानते हैं कि इससे किसानों को फायदा कहीं भी नहीं हुआ और भारत में भी शायद नहीं हो पाया। अच्छा, दो काउंटर सवाल, चूंकि समझने के लिए, समझाने के लिए जो दर्शक हैं वो भी समझें, कि जैसे आपने कहा कि प्राइवेट मंडियों से के आने से जो इस कानून है, उसके बाद जो एपीएमसी मंडियां हैं वो खत्म हो जाएगी, उसके अस्तित्व पर खतरा होगा, जो किसान लगातार, पंजाब के किसान 72 दिनों से कह रहे हैं, 20 सितंबर से ही कह रहे हैं, दरअसल अध्यादेश के समय से ही कह रहे हैं, तो जून से ही देखें। तो ये बताएं कि जो ये तर्क जो इस तरह के उदारवादी लोग दे रहे हैं, अशोक गुलाटी टाइप के लोग दे रहे हैं, या जो अनिल घनवत हैं जो उस समिति में है, सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई है, प्रमोद जोशी दे रहे हैं, ये लोग तर्क दे रहे हैं कि अशोक गुलाटी ने तो बहुत लेख लिखकर कहा कि 91 टाइप का रिफॉर्म है, और उस समय भी जब रिफॉर्म हो रहा था तो लोग विरोध कर रहे थे, और उसी टाइप के लोग आज विरोध कर रहे हैं। इससे प्रतियोगिता होगी, इससे प्राइवेट मंडियों में बेहतर बाजार मिलेगा, और सरकार इसी तरह की बात कर रही है कि आपको इतना बड़ा बाजार मिलेगा कि आप पंजाब की फसल महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की फसल यूपी में, यूपी की फसल गुजरात में, मतलब एक नेशन एक बाजार, एक राष्ट्र एक बाजार जैसी थ्योरी। इसको जरा समझाइए कि क्या इस प्रतियोगिता से कुछ फायदा भी है या सिर्फ नुकसान है? देखिए, हमारे देश में बहुत से इकोनॉमिस्ट हैं जो कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से बाहर, उनकी जो सोच से बाहर नहीं जा सकते हैं, और मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात जो है हमें जाननी बहुत जरूरी है कि 91 के रिफॉर्म्स के बराबर हो या जो भी हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि यही रिफॉर्म्स जो अमेरिका में काम नहीं किए, हमारे इकोनॉमिस्ट बताएं तो सही कि वहां पर क्यों नहीं काम किए। क्या कारण है? हम ये मान के चलते हैं कि ये रिफॉर्म से किसानों को बाजार मिलेगा, इस रिफॉर्म से किसानों के दाम बढ़ेंगे, यानी उसकी इनकम बढ़ेगी। तो ये रिफॉर्म्स अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में क्यों फेल हो गए किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए? यही रिफॉर्म्स, इसका मतलब साफ है कि हमने कट एंड पेस्ट तो कर लिया, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं किया क्या ये रिफॉर्म्स जो वहां नहीं सक्सीड किए, क्या ये यहाँ सक्सीड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हमारे देश के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि किसान को बाजार मिलेगा, किसान का जो आपने कहा दाम बढ़ेगा। ये एक्साइटमेंट तो 2006 में भी थी, जब बिहार से एपीएमसी एक्ट को हटा दिया गया था। वो दिन जब अखबारों में छपा करता था, हमारे देश के इकोनॉमिस्ट कहा करते थे कि पंजाब को भूल जाइए, अब जो है बिहार विल बी द हार्बिंगर ऑफ ए न्यू मार्केट ड्रिवन एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये हमें कहा जाता था, रोल मॉडल जाता था 2006 में, क्योंकि हमने एपीएमसी को हटा दिया। अभी तक तो सरकार इस कानूनों के तहत जो भी लेके आई है उसमें तो एपीएमसी को नहीं हटाया है, लेकिन उस समय क्योंकि एपीएमसी मतलब एक स्टेप और भी आगे चले गए थे, और तब ये एक्सपेक्टेशन थी कि बिहार जो है वो काया पलट देगा एग्रीकल्चर का, सारे देश के लिए एक मॉडल बन जाएगा। अब देखिए 14 साल तो हो गए हैं उस रिफॉर्म्स को जो बिहार में लाए गए थे। ये कहा गया था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, प्राइवेट मंडियां बनेंगी और उससे प्राइस डिस्कवरी होगी, यानी किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बिहार की सिचुएशन ये है कि सबसे लोएस्ट उस पे खड़ा है, लेवल पे खड़ा है बिहार, जब हम किसान की इनकम को देखते हैं। साल भी अभी जो साल का जो हार्वेस्ट सीजन बीता है, उसमें भी देखा कि 50 लाख टन बिहार से और उत्तर प्रदेश से पैडी आके पंजाब में बिकी है। क्यों? क्योंकि बिहार में जो प्राइस मिलता है वो 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक प्रति क्विंटल मिलता है किसानों को, और वहां पर ट्रेडर्स जो हैं वो खरीद कर पंजाब में, क्योंकि 1888 रुपए जो एमएसपी है प्रति क्विंटल, उस पे आके बेचते हैं। ये बहुत बड़ा स्कैंडल पंजाब में बना है, बहुत सारी एफआईआर्स भी हुई हैं। लेकिन कहने का मतलब है ऐसा क्यों हो रहा है कि बिहार से आकर किसान जो है पंजाब में बेच रहे हैं, या ट्रेडर्स उनका प्रोड्यूस लाके यहाँ बेच रहे हैं। और दूसरी बात हमने ये भी देखा है कि अधिकतर जो बिहार के किसान हैं या मजदूर हैं वो आके पंजाब में मजदूरी करते हैं खेती में। और कभी आपने सुना है कि पंजाब के किसान जाके बिहार में मजदूरी कर रहे हो? क्यों नहीं हम इंस्टेड कि हम पंजाब के किसानों को भी बिहार के किसान के लेवल पर लेके आए। मेरा मानना है कि हमारी सिचुएशन तो या सोच हमारी ऐसी होनी चाहिए कि पंजाब के किसानों के बराबर बिहार के किसानों को खड़ा करें। यानी जो सिस्टम बिहार ने हटा के फेंका था, अगर वो सिस्टम हमने इख्तियार किया होता या उसको नेटवर्क को बिल्ड किया होता, पंजाब के लेवल पे अगर वहां पर मंडियां बन गई होती, या एमएसपी का जो डिलीवरी है वो पंजाब के स्तर पे मिलती, तो मेरा मानना है कि आज बिहार जो है सिर्फ लेबर ही देश को प्रोवाइड नहीं करता, आज वो किसानों के लिए या अपनी पॉपुलेशन के लिए वो एक खेती को संपन्न बना सकता था। अब एक सवाल है, जी जी जी, एक सवाल है
कि इसका मतलब जो, फिर मैं कह रहा हूं, जो रिफॉर्म के पक्षधर लोग हैं जो लगातार कह रहे हैं, और जाहिर है उसमें सरकार भी मुख्य तौर पर है, जो बार बार आती है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी इस तरह के रिफॉर्म की बात थी, वीपी सिंह के समय सोमनाथ शास्त्री बोलते हैं उस समय भी रिफॉर्म की बात थी, लेकिन हाँ, इस तरह के रिफॉर्म के लिए जो रोल आउट प्लान होना चाहिए, और जो इसमें खामियां हैं, जो जो फुल प्रूफ प्लानिंग होनी चाहिए 3 4 साल 5 साल की, वो नहीं है। अब मैं एक बात सिर्फ एक सवाल से समझना चाहता हूं, तो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में यथास्थिति बना रहना चाहिए, जैसे चल रहा है वो ठीक है, या किसी, ये अगर रिफॉर्म के लिए कोई कदम है, कानून है, तो इसमें कुछ करेक्टिव मेजर करके इसको लागू करना चाहिए जैसा सरकार कहती है? देखिए, आपके सवाल में दो सवाल छुपे हुए हैं। पहला सवाल ये कहता है कि भाई कांग्रेस के टाइम पर भी ऐसे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश हुई थी। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि कांग्रेस भी या और भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी जो इस तरफ सोच रही थी, वो बेसिकली उसी सोच से प्रभावित थी जिसमें आज हम ये रिफॉर्म्स लेके आए हैं या आज जो सेंट्रल लॉज लेके आए हैं। और ये सच्ची बात है कि वो कोशिश हुई है, 2003 से हम देख रहे हैं हर लेवल पे ये कोशिश हुई है कि मार्केट्स के ऊपर एग्रीकल्चर को छोड़ा जाए, क्योंकि एक जो सोच है, डोमिनेंट इकोनॉमिक थिंकिंग है, आज पॉलिटिकल जो जितनी भी सोच है वो उसके कंट्रोल में है, ये हम सब जानते हैं। तो वो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल हो, या चाहे वो भाजपा हो, ये सोच एक डोमिनेट करती है, और यही प्रेडोमिनेंटली उनको लेके जा रही है इस तरफ के मार्केट रिफॉर्म्स की तरफ हमें जाना चाहिए। एक बात तो ये आपका सवाल था। दूसरी बात ये थी कि भाई कई सालों से इसके अंदर जो भी आप कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ भी ऐसे रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, या उसमें ऐसी सिचुएशन या ऐसे उसको डिलीवरी का मैकेनिज्म होना चाहिए था कि हम उसको इफेक्टिव बना सकते, शायद यही आपका सवाल है। मेरा जी उसमें बिल्कुल, कि कहना स्टेटस ये, को तोड़ा जाना चाहिए या नहीं, या स्टेटस को जैसे चल रहा है चलने दें? देखिए, ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि हमारे किसान, जहां तक मुझे समझ आता है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि चेंज जरूरी है, लेकिन चेंज जो हो, वो जो रिफॉर्म्स लेके आए हैं वो चेंज का रास्ता नहीं है। उनको एक और चेंज चाहिए जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको एश्योर्ड इनकम मिले, सारे देश को एश्योर्ड इनकम मिले, बल्कि ये ना हो कि आप कहें कि पंजाब का किसान जाके बिहार में बेचे या पंजाब का किसान जाके बैंगलोर में बेचे तो एक मार्केट खुल गई है, उसको हायर प्राइस मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। सच्चाई ये है कि जितनी हम प्रयत्न करें कि मार्केट किसानों के द्वार पर आए, तब वो है एक जो रिफॉर्म्स जो चाहिए देश में। क्योंकि आफ्टर ऑल आप जानते हैं कि छोटे किसान हैं हमारे 5 एकड़ से, आप उनको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पंजाब का किसान जाके छत्तीसगढ़ में बेचेगा या छत्तीसगढ़ का किसान आके महाराष्ट्र में बेचेगा। एक बात। दूसरी बात यह है और कि देवेंद्र जी बीच में जोड़ रहा हूँ, 5 एकड़ सुनना बहुत अच्छा लगता है पंजाब के किसानों के लिए, हरियाणा के किसानों के लिए। मैं बिहार का हूं, मैं जानता हूं कि 5 एकड़ का किसान एक जिले में कितनी गिनती उंगलियों से गिना जा सकता है। वह 1 एकड़ 2 एकड़ वाले किसान, सीमांत किसानों की तादाद ज्यादा है पंजाब हरियाणा की तुलना में। तो उनके लिए सही बात है, कहना आसान है कि बिहार के किसान हरियाणा में बेचे या पंजाब में, महाराष्ट्र में, वो बेचारे 50 किलोमीटर दूर की मंडी में बेचने में भी उनकी मशक्कत जितनी होती है, हम सब लोग उसका अंदाजा लगा पाते हैं। तो सुनना ये हसीन सपना अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल, यही तो बात आपने जो इम्पोर्टेंट बात बताई है, मुझे लगता है कि जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम कहते हैं ना कि 86% जो किसान हैं उसमें से 5 एकड़ वाले किसान हैं, लेकिन उसमें से अधिकतर किसान जो हैं वो 2 एकड़ वाले हैं। और अब देखिए, 2 किसान जो है वो एक जिले से दूसरे जिले में जाके नहीं बेच पाता है, और हम कहते हैं कि वो देश का बाजार हमने खोल दिया है उसके लिए। बाजार तो तब खुले के लिए जब वो मंडी का जो प्रावधान है, जिसके लिए अभी उसको कम से कम 50 किलोमीटर चलना पड़ता है, या उससे भी ज्यादा किलोमीटर चलना पड़ता है, कई जगह तो 500 किलोमीटर चलना पड़ता है, वो मंडी उसके घर के नजदीक आ जाए या उसके गांव के नजदीक आ जाए। ये एक जो किसान की होगी वो तब होगी। लेकिन जो आपका सवाल था, लेट अस कम बैक टू दैट। किसान नहीं कह रहा है कि साहब स्टेटस को मेंटेन हो। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हम ये रिफॉर्म्स लेकर नहीं आते हैं तो वही सुसाइड का दौर जो है वो चलता रहेगा। तो क्या आप इस बात में सहमत हैं कि वही दौर चलना चाहिए? ये सब बातें हम सुन रहे हैं, लेकिन समझे हम कि किसान जिस बात के लिए खड़ा है वो बेसिकली ये सिर्फ 3 लॉस के लिए नहीं खड़ा है। मेरा मानना यह है कि उसका जो कई दशकों से जो गुस्सा है या उसकी जो अनदेखी हुई
साथ इनजस्टिस हुई है, वो उसके प्रति आज अपनी जो ऑब्जेक्शन है या उसके प्रति जो उसकी डिमांड है वो ये है कि उस चीज को करेक्ट करिए। वो ये चाहते हैं उस चीज को हिस्टोरिकली जो गलती हुई है उसको करेक्ट करिए। क्यों मैं कह रहा हूं गलती हुई है? देखिए, हम जानते हैं कि मेरा तो ये मानना है कि 4 दशकों से किसानों को जो इनकम मिलती है वो आइदर फ्रोजन है या स्टैटिक है या डिक्लाइन पे है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकारी आंकड़े भी आपको ये बताते हैं कि इनकम जो किसानों की है वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है या डिक्लाइन पे है। देखिए, मैं पिछले 2 दशकों का आपको हिसाब देता हूं। एक ओईसीडी की रिपोर्ट आती है दिल्ली के संस्था इक्रियर के साथ करके, वो ये कहती है कि 2000 और 2016-17 के बीच में यानी 16 साल में भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हर साल उनको 2.64 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था उनको, और उनका ये कहना है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि उनको जो इंटरनेशनल प्राइसेस है उससे कम उनको दाम मिले। इंटरनेशनल प्राइसेस से जब कम दाम मिलते हैं अजीत जी, तो हमें समझना ये है कि क्या क्या कारण है। वो जब इंटरनेशनल प्राइसेस लो होते हैं तो बेसिकली वो कॉम्पिटिटिवनेस के करके नहीं है, वो एक्चुअली सब्सिडीज देश देते हैं उसके करके प्राइसेस हो जाते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस। और जब हम भारत के किसानों को कंपेयर करते हैं और ये बताती है ओईसीडी की रिपोर्ट कि 15% उससे कम दाम मिले, तो आप देखिए किसानों को 2 मार झेलनी पड़ी। पहली बात तो जब इंटरनेशनल प्राइसेस डिप्रेस किए जाते हैं, जो इंटरनेशनल प्राइसेस रियल प्राइसेस से वो कम होते हैं, और दूसरा उसके भी कम हमें 15% किसानों को और झेलना पड़ा या मिला। तो आप देखिए किसानों ने क्या खोया क्या पाया आपके सामने है। 45 लाख करोड़ रुपए, और आप मानेंगे कि अगर 5 लाख करोड़ रुपए का भी कॉर्पोरेट का नुकसान हुआ होता तो आज हंगामा हुआ देश को झेलना पड़ता कि पॉलिसी पैरालिसिस है, पैसा नहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है, ये सब बात। लेकिन 45 रुपए के नुकसान की किसी ने चर्चा नहीं की, ये भी हम जानते हैं। सही बात है। अब एक चीज और, चूंकि एक मिनट में अगर आप कंटिन्यू करें। इकोनॉमिक सर्वे 2016 जो सरकारी डॉक्यूमेंट है, आप जानते हैं हर साल पेश होता है बजट से पहले। इकोनॉमिक सर्वे 2016 कहता है कि भारत में किसानों की आय 17 स्टेट्स में, 17 राज्यों में यानी आधे देश में 20,000 रुपए सालाना है। और इसका मतलब ये हुआ कि 1700 रुपए कम से कम में किसान परिवार अपना गुजारा करता है आधे देश में। मैं तो 1700 रुपए पे गाय नहीं पाल सकता। आप मुझे बताइए कि वो किसान कैसे गुजारा करते होंगे 1700 रुपए का? क्या कभी देश ने सोचा है? क्या कभी उसने चर्चा की है? किसानों का गुस्सा जो है वो इसलिए है कि जिस तरीके से उनकी अनदेखी हुई है इतने सालों से, उसके ऊपर उनको एक रास्ता मिला है अब ये तीनों लॉ आने के बाद कि कम से कम वो अपना गुस्सा प्रकट करें। उनको ये भी नजर आ गया है कि देश के किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने उनका साथ नहीं दिया। आज तक कभी इकोनॉमिस्ट ने, कभी एकेडमिशियंस ने या कभी इवन पॉलिसी मेकर्स ने कभी इनकम बढ़ाने की जो बात होनी चाहिए, जो रियल फार्म इनकम कैसे बढ़ेगी, कभी किसानों की बात नहीं की। हमने सबने ये कह के छोड़ दिया कि अन्नदाता है, ये भगवान के भरोसे रह सकते हैं, ये सोच के हमने आगे अपना जो सब्सिडाइज किया किसानों ने देश को, उसका हमने सबने फायदा उठाया है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि साहब उससे निकलने के लिए उन्होंने रास्ता भी दिया है कि एक लॉ आप और लेके आइए जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस या जिसको हम कहते हैं मिनिमम एश्योर्ड प्राइस हर फसल का एक लीगल कर दीजिए, एक वो लीगल इंस्ट्रूमेंट कर दीजिए, यानी किसानों का वो कानूनी अधिकार बना दीजिए कि उसको एमएसपी तो मिलना ही मिलना है, यानी उसके एमएसपी के नीचे ट्रेडिंग नहीं होनी है। अब देखिए अजीत जी, इसके 2 इसके इंप्लीकेशन है। एक तो भारत में किसानों की इनकम ऑब्वियसली अगर हम एमएसपी को लीगल कर देते हैं तो उससे बढ़ेगी, ये हम सब जानते हैं, और वही एक तरीका है किसानों की इनकम बढ़ाने का। दूसरी बात है इसका ग्लोबल इंप्लीकेशन भी देखिए अजीत जी, कि सारी दुनिया किसान जो है वो आज सफर कर रहे हैं क्योंकि उनको बाजार का जो वोलेटिलिटी है उसको सहना पड़ता है, यानी उतार चढ़ाव जो है उनको सहना पड़ता है। सारी दुनिया में किसान सफर कर रहे हैं और वो भी आज भारत की तरफ देख रहे हैं, बड़े उसमें अपनी निगाहें लगाकर टिके हुए, उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। वो भी जानना चाहते हैं कि ये अश्योर्ड प्राइस जो है, अगर भारत ये मॉडल दे देता है तो उनको लगता है कि उनके लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने सरकारों को कह सके कि आज हमें भी अश्योर्ड प्राइस चाहिए। कम से कम इनको ये पता कि हार्वेस्ट के टाइम पर उनको क्या मिलेगा, और ये अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि जो किसानों का असली आज़ादी है वो तब होगी कि उसको मालूम है कि पंजाब में बेचे, बिहार में बेचे, असम में बेचे, उसको कम से कम न्यूनतम मूल्य तो मिलेगा ही। सही बात है। अब 2 सवाल हैं, चूंकि आपने विस्तार से समझाया है, मैं वहीं से सवाल ले रहा हूं जो कृषि मंत्री ने कल राज्यसभा में कहा। चूंकि मंडी को लेकर बहुत किसानों की नाराजगी है या उन्हें आशंका है कि प्राइवेट मंडियों के आने से जो एक सुनिश्चित कीमत उन्हें एपीएमसी में मिलती है वहां कॉर्पोरेट का दखल होगा, इसलिए हर
किसान अंबानी अडानी का नाम आज की तारीख में लेता है, हर नारे में अंबानी और अडानी है, और यही खतरा किसानों का है। अब जो जो पहला कानून है, अब उसकी जो दलील कल दी सरकार ने, जिसका जवाब मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा संक्षिप्त में और समझा दें, हालांकि कुछ बातें आपने कही। सरकार ने कहा कि हमने ट्रेड एक्ट बनाया, कृषि मंत्री ने कहा कि एपीएमसी के बाहर ट्रेड एरिया होगा, कोई भी किसान का घर हो, खेत हो, वेयर हाउस हो, जहां से हो, किसी भी कीमत पर स्वतंत्र है किसान, अपनी उसे अनुमति है कि वो अपना उत्पादन बेच सकता है। अब सुनने में देखिए कैसा लगता है कि मुझे हैरत हुई है सुनते हुए कि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि एपीएमसी के बाहर चाहे खेत हो, चाहे खलिहान हो, चाहे घर हो, सब उसके लिए मंडी है, वेयर हाउस है। कितने किसान देवेंद्र जी हैं इस देश में? पंजाब के थोड़े समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन देश का मतलब सिर्फ पंजाब नहीं है। कितने किसान हैं जो घर के बाहर मंडी लगा ले, बाजार लगा ले, वो कितना क्विंटल उपजाते हैं 2 एकड़ वाले किसान या 1.5 एकड़ वाले, कि वो बाहर मंडी लगा के बेच पाएंगे? ये ऐसा हसीन सपना दिखाया जा रहा है जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर ऐसे ही लगता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है कि एक तरफ तो कहा गया है कि भाई एपीएमसी की जो मंडी है उसके अंदर जो होगा वो तो प्रोटेक्टेड है, या जो भी जो पहले कंटिन्यू करेगा, जो भी एग्जिस्ट करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन बाहर आपके पास पैन कार्ड है तो आके कोई भी आपसे प्रोड्यूसर खरीद सकता है। तो ये उसके साथ ये भी कहा जाता है कि शायद इसमें कंपटीशन होगा। इसमें कंपटीशन क्या हुआ? एक तरफ तो ट्रेडर्स को 6% टैक्स देना है, जैसा कि पंजाब की मंडियों में है, हरियाणा में 4%। तो और एक बाहर कोई टैक्स नहीं देना है। तो जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि वो तो बाहर से आके खरीदेंगे, इंडिविजुअली तो वो नहीं खरीदेंगे, वो बड़े बड़े किसानों से खरीदेंगे जो उनको रिक्वायरमेंट है। उससे हम ये सोच रहे हैं कि इनकम बढ़ेगी। यही मैं कहना चाहता हूं कि जो चीज एप्लीकेबल नहीं है दुनिया भर में, जो उसका सक्सेस हमें मॉडल नहीं मिलता है, तो वो हम कैसे मान के चलते हैं कि हमारे देश का किसान, जैसा आपने कहा 1 एकड़ 2 एकड़ वाला जो है, वो उसको एक कीमत जो है या उसको जो बेनिफिट है वो कंपनियां दे पाएंगी। मंडी ये सर छोटू राम ने जब मंडियों को रेगुलेट करने की बात की थी, तो उस समय भी जो ट्रेडर्स थे वो एक्सप्लॉइट करते थे, और उस समय भी उन्होंने कहा कि अनलेस भी जब हम इसको रेगुलेट नहीं करेंगे ट्रेड को, तो किसानों का ये हो सकता है, किसानों को बेनिफिट नहीं मिल सकता। जिस सिस्टम को आगे चलते चलते सरकार ने एपीएमसी रेगुलेटेड मंडीज के रूप में किसान इस पैडी इस फूड बेल्ट में जो पंजाब और हरियाणा में फैलाया, फूड बाउल में फैलाया। अब जो मुझे जो आप कर रहे हैं समझे हम ये कि आज हमें प्राइवेट मंडियों से किसी किसान को दिक्कत नहीं है। मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, वो ये कहते हैं कि हमारे देश में 7,000 मंडियां हैं तकरीबन, एपीएमसी की जो रेगुलेटेड मंडियां हैं। अगर हम 5 किलोमीटर रेडियस पे मंडी देना चाहते हैं तो हमें 42,000 मंडियों की जरूरत है। आप मानेंगे कि इतनी बड़ी नहीं है कि जो पिछले 70 साल में देश नहीं कर पाया, लेकिन हमने डेलिबरेटली उस देश के मेजॉरिटी एरियाज को हमने इग्नोर किया, वहां पर उसमें फोर्स इफेक्टिवली हमने मंडियों को लेकर नहीं गए। उसका रिजल्ट ये हुआ, जैसा कि आपने शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के बारे में सुना है, कहा कि मात्र 6% किसानों को मिलता है और 94% फार्मर्स जो है वो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट। अगर मंडी या मार्केट्स इतनी इफेक्टिव होती तो आप ये मानिए कि अगर 94% फार्मर्स उस पर डिपेंडेंट होते और उसके करके उनको मिल रहा होता, तो मैं नहीं मानता कि हमारा एग्रेरियन डिस्ट्रेस जो है या खेती का संकट इतना भयंकर। तो इसका मतलब साफ है कि फेल। और 6% किसान वो उन्हीं को जो थोड़ा बहुत उनकी अगर आप इनकम देखते हैं स्टेबल इनकम, तो इट इज बिकॉज ऑफ द मंडी सिस्टम या एमएसपी का जो रजीम है उसने किया है। अब उसके बाहर की जब हम होगा, पहली बात तो मैं आपको एग्जांपल दिया कि इतने सालों से 90% फार्मर्स को तो बेनिफिट हुआ नहीं। अब जो हम कह रहे हैं बड़े प्लेयर आएंगे वो बेनिफिट देंगे, मैंने आपको ये भी बताया कि दुनिया में कहीं ऐसा हुआ नहीं कि बड़े प्लेयर्स ने आके बेनिफिट दिया हुआ। और अब जो रास्ते पे हम चल रहे हैं, क्यों ना हम ये इख्तियार करें जो फार्मर्स कह रहे हैं कि 42,000 मंडियों का जो नेटवर्क है वो देश में फैलाया जाए। 5 किलोमीटर रेडियस पे जब आप किसान को मंडी देते हैं तो जो डिस्ट्रेस सेल की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर किसान और ज्यादा दूर जाके बेचता है तो उसकी और प्रोबेबिलिटी सेल में जाएगा, जो और कम दाम पे बेचेगा अपना प्रोड्यूस। और अगर वो उसकी मंडी नजदीक आ जाती है तो आप मानेंगे कि उससे बड़ा जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसकी टू नेगोशिएट, जिसको हम कहते हैं बार्गेनिंग, वो उससे बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो हमें सिस्टम लेके आना चाहिए, और किसान जो मांग रहे हैं मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक रास्ते पे है। एक एमएसपी होना चाहिए और एक मंडी का विस्तार होना चाहिए। ये 2 रिफॉर्म्स भारत को जरूर चाहिए। अब चूंकि वक्त ज्यादा हो रहा है, संक्षिप्त में 2 सवाल, चूंकि आपने आखिर में 2 बातें कही, एमएसपी।
अब एमएसपी को लेकर हम सब जानते हैं कि एमएसपी को कानूनी जामा पहले से नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, वही सरकार दलील देती है। अब किसान कह रहे हैं, जो एक मुख्य मांग और बड़ी मांग हो गई है कि एमएसपी को लीगल प्रोविजन दो, एमएसपी को कानूनी जामा दो। यहां तक कि प्राइवेट मंडियों में भी प्राइवेट प्लेयर्स भी अगर खरीदते हैं तो एमएसपी से कम पर न खरीदें, यहां तक कि उसमें सजा और जुर्माने की भी बात कर रहे थे। सरकार की तरफ से एक दलील आई थी कुछ दिन पहले कि एमएसपी पर अगर सारी फसल खरीदेंगे तो हमें 17 लाख करोड़ चाहिए, तो हम कैसे ये फसल खरीदें? इसमें क्या रास्ता है, थोड़ा समझाइए आप। देखिए, ये कहना कि भाई प्राइवेट मंडियां आने में जो किसानों का जो है डर है कि प्राइवेट मंडियां उनको एक्सप्लॉइट करेंगी, देखिए मुझे लगता है कि किसान चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक सेक्टर की मंडी हो, वो उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है एज लॉन्ग एज द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेम। अगर वहां पर एक मंडी एपीएमसी के मंडी के अंदर कुछ टैक्स है या सेस है, तो वही टैक्स और सेस जो है प्राइवेट मंडी को भी फॉलो करने चाहिए, तभी एक हम कंपटीशन जो है जिसकी हम बात करते हैं वो हो सकता है। एक बात तो ये है। दूसरी ये है कहा कि एमएसपी और को लीगल करने से जो दिक्कतें सरकार बता रही है कि एक तो वो लीगल नहीं है, उसका कोई कानून नहीं है। कानून नहीं है तो कानून दीजिए। कहीं किसी उसमें धारा तो लिखा नहीं है कि एमएसपी कानून नहीं बन सकता है, तो कानून तो बनाया जा सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर लॉ थे भारत में, तो हमने लॉ बनाया ही है। तो ये कहना कि भाई ये बन नहीं सकता, आई डोंट थिंक दैट इज फेयर। मैं उसको एक कानून, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कहा जाता है कि साहब वो सरकार सक्षम नहीं होगी क्योंकि 17 लाख करोड़ रुपए का जो टोटल अगर हम सरकार को खरीदना पड़ जाए। देखिए, एक बात हम स्पष्ट करें कि जो किसान मांग रहे हैं और जो मैंने भी शुरू में कहा था कि एक चौथा कानून सरकार को लेके आना चाहिए जिसमें एमएसपी को लीगल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए, उसमें ये नहीं कहा है कि हर प्रोड्यूस जो है, जो पैदावार हो रही है वो सरकार खरीदेगी, ये नहीं कहा जा रहा है। उसमें ये कहा रहा है कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे सरकारी एजेंसीज हो, सबको वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को पालन करना पड़ेगा, उससे नीचे ट्रेडिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भारत में होती है वो बंद हो जाएगी कल से, ऐसी बात नहीं है। और उसका ये भी जो है 17 लाख करोड़ रुपए का, ये तो टोटल आपने वर्कआउट कर दिया कि हमारी प्रोड्यूस कितनी है, उसका कितना खर्चा जो मार्केट में आएगा वो कितना है, ये सब आपने उसके बेस पे वर्कआउट किया। लेकिन अभी मैंने हाल में एक इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा एक एनालिसिस देखा था, उसके अंदर उसने टोटल वर्कआउट किया है। उसने कहा कि एनुअल जो एडिशनल बर्डन होगा उनके हिसाब से वो 1.6 लाख करोड़ होगा, 1.5 लाख करोड़ के आसपास होगा। एक और अध्ययन देखा, उसने कहा है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास होगा। तो इसमें घबराने की बात क्या है? क्या 2.5 लाख करोड़ रुपए बहुत ज्यादा है इस देश के लिए? हाँ, उसमें एक तर्क दे रहे हैं, उसमें एक तर्क दे रहे हैं शर्मा जी, बीच में रोक रहा हूं चूंकि बहुत सारे दर्शक ये समझ नहीं पाएंगे। उसमें किसान नेता तर्क दे रहे हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और लोगों से मेरी भी बात हुई कि आप 17 लाख करोड़ अगर पूरी फसल की कीमत जोड़ते हो तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी फसल लेकर गंगा में बहा दोगे, आप उस फसल को बेचोगे, चाहे जिस भी सिस्टम से बेचो, तो उसकी कीमत के बीच का गैप ही होगा, चाहे 15 लाख करोड़ हो चाहे 14 लाख करोड़ हो। मेरे ख्याल से उसी गैप से वो 2 लाख 2.5 लाख करोड़ निकलता है। शायद मैं सही कह रहा हूं? देखिए साहब, मैं ये तर्क सुने हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए, ये एक्सपेक्ट करना कि सरकार 17 लाख करोड़ रुपए का पहले प्रोड्यूस खरीदेगी और फिर वो बाहर उसको देगी दोबारा प्राइवेट सेक्टर को, मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकली वायबल नहीं है जी। जो हमें समझने का ये है कि सरकार को 17 लाख करोड़ रुपए खर्चने का नौबत ही नहीं आएगी। वो प्राइवेट ट्रेड जो है, नियमित आप बेंचमार्क को जब रेज कर देते हैं, न्यूनतम मूल्य बना देते हैं, तो ट्रेडिंग होगी। ट्रेड और प्रोसेसिंग कंपनीज जो भी हैं वो उस पर ऑपरेट करेंगे। मैं उसका उदाहरण आपको एक बाद में दूंगा जो केरला का एग्जांपल है, पर पहले हम ये भी समझने की कोशिश करें कि ये क्यों अनिवार्य है। देखिए, 23 फसलों पर भारत में एमएसपी अनाउंस होता है हर साल, जिसमें से मुख्यतः हम जानते हैं गेहूं और धान की ही खरीद होती है, वो भी कुछ एक एरियाज में होती है, सारे देश में तो नहीं होती, जैसा हमने बिहार का एग्जाम्पल आपको पहले दिया है। तो इसका अगर हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं अक्रॉस द कंट्री, तो आप देखिए कि किसानों की इनकम में कितनी बढ़ोतरी होती है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी एक स्टडी किसी ने की है कि अक्टूबर नवंबर के 2 महीने के अंदर जो सारी देश की जो प्रोड्यूस मार्केटिंग हुई है, सारे देश के जो क्रॉप मार्केट हुए हैं, उसका जो पोर्टल है, सरकारी पोर्टल पे डाटा है, उन्होंने वो सरकारी पोर्टल के डाटा को एनालाइज किया और ये पाया कि अगर किसानों को एमएसपी पे वो बेचना होता जो उन्होंने मार्केट में बेचा है, तो किसानों को 1900 करोड़ रुपए का फायदा होता। अब देखिए, 2 में ही किसानों को अगर 1900 करोड़ रुपए का फायदा होता, और अभी ये लॉकडाउन का पीरियड है, जो जिस तरीके से पूरी खुलनी चाहिए, ये ऑपरेट करनी चाहिए, वो नहीं कर रही है, हम सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक इंडिकेशन मिलना चाहिए कि किसानों की इनकम में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी अगर हम उसको करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कहना कि सर
सरकार के ऊपर बोझ बढ़ेगा, सरकार नहीं खरीद पाएगी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। क्यों? देखिए केरला ने क्या किया है, केरला ने 16 के ऊपर, सब्जियों के ऊपर उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं कहा, लेकिन एक मिनिमम फ्लोर प्राइस बना दिया है। उसमें क्या है, कॉस्ट प्लस 20%, और उसके लिए उन्होंने 35 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया। लेकिन अजीत जी, अब तक उन्होंने एक रुपया नहीं खर्चा। कुछ लोग कहेंगे कि साहब ये पीआर एक्सरसाइज थी, इसका कोई मतलब नहीं था सरकार का, जो केरला सरकार ने किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उन्होंने फ्लोर प्राइस बनाया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 20%, जो बाजार में दाम है वो उससे ऑलरेडी ऊपर चल रहे हैं। तो सरकार को नहीं करना है, सरकार को एंटर तभी करना है, खरीद तभी करनी है जब प्राइसेस नीचे गिर जाए। अब देखिए वहां पर का भाव है 8 रुपए प्रति किलो। अगर 8 रुपए कम हो जाएंगे तब सरकार को एंटर करना है, और वो तो आप मानेंगे। अब देखिए ना, अभी खबर आई है कि उत्तर प्रदेश में एक किसान ने 1 रुपया उसको दाम मिला गोभी का, तो उसने अपने 10 क्विंटल सड़कों पर। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए ये प्रावधान जो केरला ने किया है, मुझे लगता है कि हमारे सारे देश में करने की जरूरत है, उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि साहब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मेरा ये भी है साहब कि जो पूरे आप वैल्यू चेन्स की भी जब बात करते हैं तो उसमें हमें समझना है कि वैल्यू चेन्स में हर एक को फायदा होता है, लेकिन किसान को नहीं होता है, या किसान की बहुत उसमें जो इनकम होती है वो कैसे सर्वाइव करती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा इंटरनेशनल। अब देखिए चॉकलेट, आप जानते हैं कि ग्लोबली कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री जो है वो $210 बिलियन की है, जिसमें चॉकलेट का इंपॉर्टेंट रोल है। और जानता हूं कि हम चॉकलेट को पसंद करते हैं, लेकिन क्या हम कभी मान सकते हैं, कभी सोच सकते हैं कि जो चॉकलेट का किसान है उसकी इनकम क्या है? अभी एक कोकोआ, वो जो कोकोआ ग्रो करते हैं फार्मर्स लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, वो जो फार्मर्स है, आपको हैरानगी होगी कि जितना हम एक चॉकलेट खरीदते हैं ना, जो नॉर्मल बार होता है चॉकलेट का, उससे कम उसको दिन की उनकी इनकम होती है। अब कोकोआ एक बैरोमीटर 2020 एक स्टडी आई है जो कहती है कि कोकोआ के फार्मर को $150 से डे, यानी 100 रुपए प्रतिदिन की इनकम। ये बताइए, बाजार है, $210 बिलियन की इंडस्ट्री है, और किसानों को 100 रुपए इनकम होती है। ये मार्केट रिफॉर्म्स है, ये मार्केट इस तरह से। इवन फाइनेंशियल टाइम्स, जो कि आप जानते हैं कि बिजनेस का एक माउथपीस है, वो भी आर्टिकल में लिखता है, एडिटोरियल में लिखता है कि कोकोआ फार्मर्स के लिए या कॉफी ग्रोअर्स के लिए भी उन्होंने बात की है कि इसके लिए हमें कोई नया मॉडल ढूंढना पड़ेगा। आप देखिए ट्रेडिंग, वायदा बाजार के होने, फ्यूचर्स ट्रेडिंग जिसकी हम बात करते हैं, उसके बावजूद भी अगर कॉफी ग्रोअर्स की और चॉकलेट ग्रोअर्स के हालात ये हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि भाई ये तो इसकी हम कहते हैं ना, ये फूड चेन्स हैं, वैल्यू चेन्स हैं, उसको रीडिजाइन कि उसमें एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक लीगल प्रावधान होना जरूरी है कि किसानों को इनकम उतनी श्योर होनी चाहिए। आप ये मानिए अजीत जी, अगर ये कोकोआ के किसान या कॉफी बीन्स ग्रो करने वाले किसानों को अगर एमएसपी मिलता होता, तो आज देखिए उनकी हालत कितनी अच्छी होनी थी। और क्या इस पे किसी को, मुझे लगता है कि सबको एक्सेप्ट करना चाहिए कि किसान को भी एक इनकम का अधिकार मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने शुरू में कहा कि इन कानूनों में काले क्या है, मैं वैसे नहीं बताऊंगा, चूंकि सही है, क्योंकि काले कानून का नारा और काले कानून की वापसी की मांग ये किसान नेताओं की है। लेकिन जिस ढंग से आपने देवेंद्र शर्मा जी बताया, उसमें उन कानूनों का काला पक्ष आपने बता दिया। तो मैं तो यही कहूंगा, इन कानूनों में काला क्या है वो आज आपने बताया। लेकिन बातचीत इतनी दिलचस्प और इतने विस्तार से हुई कि 2 मुद्दों पर और मैं बात करना चाहता था, वो छूटा फिर कभी, क्योंकि 2 और कानून, जो एक अमेंडमेंट और एक और कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो भंडारण को असीमित किया गया, उसकी लिमिटेशन खत्म की गई, उसके बड़े खतरे हैं। क्योंकि हम लोग सुनते आए जमाखोरी, होर्डिंग, हर समय लोग जमा करते हैं और उसके बाद अपने हिसाब से बाजार को नियंत्रित करते हैं, उसके भी कुछ खतरे हैं, लेकिन उस पर हम बात नहीं कर पाए। संक्षिप्त में जाते जाते, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो संशोधन है, कम शब्दों में अगर ये बताएं कि उससे भी कोई खतरा है प्राइवेट कंपनियों के गोदाम में माल जाने का और बाजार को नियंत्रित होने का और बीच में किसान के पिसने का, संक्षिप्त में अगर बता दें। 2005 में मैंने एक स्टडी की थी कि उस फर्स्ट 10 years ऑफ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ऑन WTO, उसमें मैंने दुनिया में जो पहले 10 साल थे WTO के, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के, उसकी मैंने एनालिसिस किया था। उसमें मैंने ये कहा था कि एक ये कहा जाता है, जो अक्सर कहा जाता है कि साहब बाजार आएगा, बड़े बड़े प्लेयर्स के पास जब स्टॉक लिमिट्स की, जैसा आपने कहा, हट जाएंगे, तो उनके पास एक कैपेसिटी होगी, वो किसानों का भला करेंगे, वो अपना प्राइस और उनको हायर प्राइस दे सकेंगे। तो एक ऑक्सफैम इंटरनेशनल की स्टडी थी जो मैंने उसमें कोट की थी, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। उस स्टडी में बड़ा इंटरेस्टिंग था, उन्होंने बताया कि 100 साल पहले
अमेरिका में जब किसान अपना प्रोड्यूस लेके मार्केट में जाता था, तो अगर उसने $1 का प्रोड्यूस बेचा तो उसमें से 70 सेंट्स उसकी इनकम होती थी, यानी 70% वाज हिज इनकम। जब ये बिग रिटेल आ गया, जिसमें कोई स्टॉक लिमिट नहीं है, वही हम भारत में लेके आ रहे हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत। जब ये बिग रिटेल आ गया, वॉलमार्ट्स, टेस्को, सेन्सबरी, ये जो आगे दुनिया में आप जानते ही हैं, और ये जब आ गए तो अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में जो 70% किसान की इनकम थी, जब वो $1 का प्रोड्यूस बेचता था 100 साल पहले, वो कम होके 4% पे आ गई। जिस मिडलमैन को हम कहते थे कि बिग रिटेल आया है तो मिडलमैन को स्क्वीज आउट कर देगा या खत्म कर देगा, एक्चुअली बिग मिडलमैन वाज द बिग, जो बिग रिटेल थी वो बिग मिडलमैन थी। और उसमें क्या हुआ, न्यू बैटरी ऑफ मिडलमैन, स्टैंडर्डाइजर, एजेंसी मैन, रोलर, ये सब लोग आए और वो मार्जिन जो है किसान की वो लेके चले गए। और एंड में क्या हुआ, किसान को 4% उसमें शेयर मिला जो एंड का। और अगर हम कुछ एनालिसिस कहते हैं कि 8% है, अमेरिका में आज फूड डॉलर जिसको हम कहते हैं 8% है, मुझे लगता है कि ये समाधान नहीं है। और यही कारण है कि अमेरिकन फार्मर्स को हर साल $62,000 की सब्सिडी मिलती है, उसके बावजूद में है। और अगर हम ये कहें कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूंगा अजीत जी, कि हमारे देश में एक हमारी स्ट्रेंथ और है। एक तो मैंने बताया कि एमएसपी हमारी स्ट्रेंथ है, एक हमारी रेगुलेटेड है, इन दोनों को तो हमें लेना चाहिए। तीसरी स्ट्रेंथ हमारी अमूल डेयरी है, उस डेयरी कोऑपरेटिव के समझना होगा। आज कोऑपरेटिव के जो है अमूल के, वो ये कहते हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर साहब कहते हैं कि जब 100 रुपए का आप दूध खरीदते हो कोऑपरेटिव डेयरी का, तो उसमें से 70% यानी 70 रुपए का आप डायरेक्टली कंज्यूमर को जाता है, सॉरी डायरेक्टली फार्मर को जाता है। 100 रुपए के दूध में 70 रुपए किसान को जाता है, 70% इज शेयर। तो मुझे लगता है कि ये मॉडल अगर हम दूध में ला सके हैं, थैंक्स टू द विजनरी वर्गीस कुरियन साहब को, तो ये हम बाकी फसलों में क्यों नहीं ला सकते? व्हाई नॉट इन वेजिटेबल्स, व्हाई नॉट इन ऑयल्स, व्हाई नॉट इन फ्रूट्स? अगर हम ये मॉडल को रेप्लिकेट करें तो हम दुनिया को एक नया मॉडल दे सकते हैं जो कि अश्योर्ड प्राइस पे टिका हो और जो कि कोऑपरेटिव सिस्टम पे टिका हो, जिसके छोटे किसान जो हैं उसका बेनिफिट उन्हीं को मिल सकता है जब वो कोऑपरेटिव सिस्टम के अंतर्गत आएंगे या उसको अडॉप्ट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लंबी बात हुई लेकिन ये बातचीत अच्छी रही और मुझे लगता है और भी टुकड़ों टुकड़ों में बीच में जब भी वक्त आपको मिलेगा मैं आपसे बातचीत करूंगा। और बता दूं कि हमारे बहुत सारे दर्शक जो YouTube पर देखते हैं हमारे वीडियो देश और दुनिया में, उनकी भी कई बार मांग होती है कि आपसे बात की जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, आपने इतना समय दिया। हम फिर बातचीत का सिलसिला जब जब कुछ नए मुद्दे आएंगे आपके साथ मैं बातचीत करूंगा। नमस्कार, शुक्रिया, फिर मुलाकात। नमस्कार।